एक छोटे से गांव में हरी नाम का एक गरीब पर मेहनती व्यक्ति रहता था। वो दिन रात दूसरों के खेतों में पसीना बहाकर अपना और अपनी पत्नी सुनीता का पेट पालता था, पर भाग्य ने अक्सर उनका साथ नहीं दिया। हरी, आखिर हमारे हालात कब तक ठीक होंगे? पूरे गांव में सिर्फ हमारा ही घर है जहां महीने में सिर्फ 15 दिन ही रोटी बनती है। बाकी की रातें हम भूखे पेट काटते हैं। क्या यही हमारी किस्मत है? फिक्र मत करो सुनीता, आज हालात हमारे खिलाफ हैं, लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। मुझे पूरा यकीन है, जिस तरह बीज मिट्टी में दबकर एक दिन फसल बनता है, वैसे ही हमारी मेहनत भी एक दिन रंग जरूर लाएगी। वो दिन आएगा सुनीता, जब हमें किसी से रोटी मांगनी नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने हिस्से की रोटी इज्जत और सुकून के साथ खा पाएंगे। और वो एक दिन कब आएगा? तुम दूसरों की जमीन पर कब तक काम करोगे? मैं दूसरी औरतों की तरह सोना चांदी नहीं मांगती। मैं तो बस एक दिन का पेट भर भोजन मांगती हूँ, हम दोनों के लिए। क्या इतना सपना देखना भी बहुत बड़ी बात है? तुम ठीक कहती हो सुनीता, अब यूं ही दिन काटना बहुत हो गया। हर रोज वही मेहनत, वही खाली जेब। अब नहीं, आज से ही मैं कुछ और तलाश करूंगा। ऐसा रास्ता जहां मेहनत की कद्र हो और जहां मेहनत का उचित दाम भी मिले। हरी कई दिनों तक गांव में भटकता रहा, कोई काम ढूंढता रहा, पर सभी दरवाजे बंद रहे। निराश होकर वो अंततः गांव के मुखिया साहब के पास पहुंचा। गांव का मुखिया एक भला और अच्छा इंसान था। वो अक्सर जरूरतमंदों की मदद किया करता था, और हरी इसी आशा में मुखिया जी के पास गया था कि वो उसकी भी कुछ मदद करेंगे। मुखिया जी, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मेरे पास अभी करने को कोई काम नहीं है और घर में खाने के लिए भी अनाज खत्म हो गया है। यदि आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला तो आज मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। कृपया मेरी मदद करें और मुझे कुछ काम दें। हरी, मैंने तुम्हें धूप में पसीना बहाते देखा है। मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती आदमी की जरूरत है। तुम्हारे कठिन दिन अब खत्म हुए। कल से तुम मेरे अनाज गोदाम का हिसाब किताब संभालोगे। कल सुबह वक्त से आ जाना। हरी मुखिया जी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद मुखिया जी, आपने हमारी जान बचा ली। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। कुछ हफ्ते बीत गए। एक दिन खास तौर पर कठिन काम के बाद हरी को तेज भूख सताने लगी। उसे प्रसिद्ध शेरू के ढाबे की याद आई। उसने सोचा कि वहां जाकर कुछ खा आता हूँ। भैया, एक प्लेट गरम तड़का दाल, 2 देसी घी की रोटियां और थोड़े चावल मिलेंगे? बहुत भूख लगी है। हरी ने पेट भर के खाया, ऐसे खाया जैसे सालों से भूखा हो। प्लेट बिल्कुल साफ कर दी। भैया, कितने पैसे हुए? आपके 700 रुपए हुए। 700? मजाक कर रहे हो क्या? ये ढाबा है या महल? दाल रोटी के तो 50 रुपए से ज्यादा नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए हो सकते हैं, लेकिन 700 तो बहुत ज्यादा है। मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारा दिमाग धूप में झुलस गया लगता है। पता नहीं है कि ये किसका ढाबा है? शेरू भाई का। मंत्री तक यहाँ खाना खाने आते हैं। अगर नहीं खरीद सकते थे तो अंदर घुसे ही क्यों? अरे भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये 50 रुपए रख लो, बाकी के पैसे मैं कुछ दिनों में दे दूंगा। बाहर होता शोर शराबा सुनकर ढाबे का मालिक शेरू वहां आ जाता है और कहता है, अगर पैसे नहीं है तो भूख भी नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ खाना वादों का नहीं, पैसों का मिलता है। चुपचाप पैसे दो, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। ये शोषण है, गरीब पर अत्याचार है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि मैं कुछ दिनों में पैसे दे दूंगा। मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। शोषण उनका होता है जिनके पास खोने के लिए पैसे होते हैं। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। इतना कहकर शेरू ने हरी को जोर से धक्का मारा और कहा, अब निकलो यहाँ से, वरना सबक सिखा दूंगा। इस भिखारी को बाहर फेंक दो। इसका छूना भी मेरे बर्तन बिगाड़ देगा। शेरू और उसके आदमियों ने हरी की पिटाई की। उन्होंने हरी को बेइज्जत करके उसे धूल भरी सड़क पर बाहर फेंक दिया, जबकि आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। हरी के चोट के निशान देखकर सुनीता घबरा गई और बोली, हरी, क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कैसे लग गई? सुनीता, आज मैं शेरू के ढाबे पे खाना खाने गया था, ये सोचकर कि वहां बाकी ढाबों की तरह सस्ते में खाना मिल जाएगा।
लेकिन उन्होंने मुझसे सिर्फ 2 रोटियों और थोड़ी सी दाल के 700 रुपए मांगे। सुनीता, मुझे सच में नहीं पता था कि वहां खाना इतना महंगा होगा। मैं तो बस भूखा था, सोचा था ढाबा है, 2 रोटियां सस्ते में मिल जाएंगी। लेकिन वहां उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं, मेरी गरीबी को भी बेइज्जत किया। मुझे धक्का दिया, गालियां दी, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा उस एक बात का बुरा लगा, वो ये कि पूरा गांव खड़ा होकर सिर्फ तमाशा देखता रहा। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। ये क्या बात हुई? कुछ पैसों के लिए आपका इतना अपमान हुआ? ये तो बहुत गलत है। ढाबे के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं वो लोग। हम भले ही गरीब हों, लेकिन गरीबी का मतलब ये नहीं कि हमारी इज्जत भी सस्ती हो जाए। हमारे पास पैसे कम हैं, पर सम्मान से जीने का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमें इस बारे में मुखिया जी से जरूर शिकायत करनी चाहिए। अगर आज हमने इन्हें यूं ही छोड़ दिया तो इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। फिर ऐसे लोग मिलकर इस समाज में गरीबों का जीना और भी मुश्किल कर देंगे। चुप रहना अब मजबूरी नहीं, बल्कि अन्याय को सहमति देने जैसा होगा। अगले दिन हरी और सुनीता मुखिया जी के घर पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई कि कैसे शेरू और उसके गुंडों ने हरी के साथ मारपीट की और उसे बेइज्जत किया। दोनों की बात सुनकर मुखिया जी बोले, हरी, गलती तुम्हारी है। सब जानते हैं शेरू के ढाबे का खाना बहुत महंगा है। तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए था अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे देने के लिए। मुखिया जी, आप भी उस गुंडे का पक्ष ले रहे हैं? हमने पैसे देने से तो मना नहीं किया था, बस कुछ दिन की मोहलत मांगी थी। फिर भी उन्होंने हरी के साथ बदतमीजी की। ये सरासर अन्याय है। मैं आम समझदारी का पक्ष ले रहा हूं, पर मारपीट के बारे में मैं उससे बात जरूर करूंगा। वो गलत था और इसका जवाब उसे देना होगा। हरी और उसकी पत्नी मुखिया जी की बातों से असंतुष्ट थे और घर आकर इसी बारे में बात कर रहे थे कि मुझे तो लगता है मुखिया जी कुछ नहीं करेंगे। अमीर हमेशा अमीर का साथ देते हैं, पर मैं इस मामले को यूं नहीं छोड़ूंगा। सुनीता, अगर हम गरीब चुप रहेंगे तो हमेशा कुचले जाएंगे। इतना कहकर हरी वहां से चला जाता है। गुस्से में अंधा होकर हरी दिन भर चलता रहा और अनजाने में उस भूतिया जंगल में पहुंच गया जहां गांव वाले दिन में जाने से भी डरते थे। चलते चलते हरी थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हरी पेड़ के नीचे काफी देर तक बैठा रहा और कुछ सोचता रहा। थोड़ी देर बाद वहां उसे एक साधु मिला और साधु ने उससे कहा, तुम घंटों से यहाँ बैठे हो। मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैं इस जंगल में रहने वाले तपस्वी साधुओं की संतान हूँ, लेकिन सवाल ये है कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा चेहरा 2 कहानियां कह रहा है, भूख की और इंसाफ की। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। पहले कुछ खा लो, फिर बात करते हैं। इतना कहकर साधु ने अपने हाथों में खाने से भरी थाली प्रकट कर ली। उस थाली में विभिन्न प्रकार के व्यंजन थे। साधु ने वो थाली हरी के आगे रख दी और उसे खाने को कहा। हरी का मन तो बहुत था खाना खाने का, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, नहीं, मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्या बात है? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए। अरे, मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे इस खाने के पैसे चाहिए? मुझे तो लगा कि तुम भूखे हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। मुझे इसके बदले कोई पैसे नहीं चाहिए। तुम आराम से पेट भर के भोजन कर सकते हो। उस अजनबी की दयालुता से प्रभावित होकर हरी ने भोजन करते हुए अपनी कहानी सुनाई। मैं एक ऐसी जगह खोलना चाहता हूं जहां गरीब होने पर किसी का अपमान न हो, जहां पेट भर थाली की कीमत सिर्फ 20 रुपए हो और कोई गरीब पैसों की कमी की वजह से भूखा ना सोए। इस स्वार्थी दुनिया में एक निस्वार्थ इच्छा सुनना बहुत दुर्लभ है। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई थाली दूंगा, जिसके आगे बैठकर अगर कोई निस्वार्थ भाव से कुछ भी खाने को मांगेगा तो वो प्रकट हो जाएगा। लेकिन ये 2 नियम हमेशा याद रखना। पहला, एक थाली की कीमत कभी भी 20 रुपए से ज्यादा मत रखना। दूसरा, इस जादुई थाली का रहस्य सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी तक सीमित रहे। जिस दिन लालच तुम्हारे दिल को छुएगा, थाली का जादू खत्म हो जाएगा। हरी जादुई थाली पाकर बहुत खुश हुआ और साधु को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल पड़ा।
घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। सुनीता और हरी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। फिर अगले ही दिन हरी और सुनीता ने अपनी झोपड़ी से हरी का ढाबा शुरू किया। कुछ ही देर में पहला ग्राहक आया और बोला, भैया, क्या सच में यहाँ खाना सिर्फ 20 रुपए में मिलेगा? हाँ भाई, बस तुम ये बताओ कि क्या खाओगे। तो फिर भाई, 1 प्लेट गर्मा गर्म कढ़ी चावल लगा दो। हरी अंदर गया और जादुई थाली के आगे बैठकर भोजन मांगा और फिर अगले ही पल खाना थाली में प्रकट हो गया। हरी में भोजन ग्राहक को परोस दिया। खाना खाकर वो व्यक्ति बोला, अरे ये स्वाद तो स्वर्ग जैसा है, मजा आ गया। इतना स्वादिष्ट खाना कहीं नहीं खाया। मैं सबको इस जगह के बारे में जरूर बताऊंगा। वैसे कितने पैसे हुए भाई? सिर्फ 20 रुपए। और कभी भी सस्ते में अच्छा खाना खाने का मन हो तो बेझिझक आ जाना। यहाँ सभी को सिर्फ 20 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है, वो भी बिना किसी भेदभाव के। चाहे अमीर हो या गरीब, हमारे ढाबे में सभी का स्वागत है। हरी के ढाबे की 20 रुपए वाली थाली की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हरी का ढाबा सबके लिए, खासकर गरीबों के लिए, एक स्वर्ग बन गया। उसकी 20 रुपए वाली स्वादिष्ट भोजन से भरी थाली एक क्रांति बन गई थी। लेकिन हरी के ढाबे पर बढ़ती भीड़ शेरू के लिए एक मुसीबत बन गई थी, क्योंकि अब गांव के सभी लोग, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सब के सब हरी के ढाबे पर ही जाने लगे, जिस वजह से शेरू के ढाबे पर अब लोगों ने जाना बंद कर दिया था। और ये बात शेरू और उसके दोस्त जगत को खटकने लगी। शेरू का दोस्त जगत उसी की तरह एक चालाक और कपटी इंसान था, और शेरू के हर बुरे काम में वो उसका साथ दिया करता था। ये सब उस हरी की चाल है। वो नंगा भूखा मजदूर हमारी जड़ें हिला रहा है जगत। अगर अभी भी उसे नहीं रोका गया तो वो हमारा नामो निशान मिटा देगा। इतने कम दाम पर कोई भी खाना नहीं बेच सकता। जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है, और वो राज हमें हर हाल में निकालना होगा। जगत और शेरू ने हरी को घेर लिया। उन दोनों ने उसे धमकाया और जबरदस्ती राज उगलवा लिया। वे उसे जादुई थाली के पास ले गए। शेरू ने हरी से वो जादुई थाली छीन ली और उस थाली के सामने खड़ा होकर कहने लगा, अब मैं भी अमीर बनूंगा। ए जादुई थाली, मुझे सोने के सिक्के दो। लेकिन थाली खामोश रही, न हिली न चमकी, जैसे उसने सुनने से ही इनकार कर दिया हो। लालच के सामने जादू भी खामोश हो गया। तूने हमें धोखा दिया है, सच छुपाया और हमारे साथ झूठ का खेल खेला। हमसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हमें बेवकूफ समझ रखा था क्या? कोई जादू वादू नहीं है इस थाली में। सच सच बता, क्या राज है तेरी 20 रुपए वाली थाली का? ये थाली सिर्फ भोजन देती है, दौलत या सोना नहीं। तुम्हारा लालच ही है जो तुम्हें सच देखने से अंधा कर रहा है। जादुई थाली ने जब कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो वो दोनों वहां से चले गए। लेकिन शेरू जिद्दी होकर जासूसी करता रहा और आखिरकार हरी को थाली का इस्तेमाल करते हुए देख ही लिया। वो बाद में चुपके से कमरे में घुसा, पर थाली ने फिर भी उसके लिए कुछ नहीं दिया। आग बबूला होकर उसने जगत के साथ मिलकर हरी को बदनाम करने की साजिश रची। अगर वो थाली हमारे हाथ नहीं लग सकती तो किसी के भी काम लायक नहीं रहने देंगे। कल हम उस थाली में जहर घोल देंगे और फिर लोगों की नजरों में हरी मसीहा नहीं बल्कि एक कातिल बन जाएगा। उसका नाम और उसकी इज्जत सब कुछ हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देंगे। शेरू और जगत सबसे छुपते हुए हरी के ढाबे के पास पहुंचे और अपनी साजिश को अंजाम देने ही वाले थे कि तभी वहां पर मुखिया जी पुलिस को लेकर आ गए और कहा, इन्हें अभी के अभी गिरफ्तार कर लो। कल रात मैंने अपने कानों से इनकी पूरी शैतानी साजिश सुनी है। ये दोनों मासूम गांव वालों की जिंदगियों से खेलने वाले थे। हरी के ढाबे के खाने में जहर मिलाकर गरीबों की उम्मीद और विश्वास दोनों को एक साथ खत्म करना चाहते थे। इन्होंने ये साजिश हरी को बदनाम करने के लिए रची थी, ताकि गांव वाले उसके ढाबे पर जाना बंद कर दें। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इनकी इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर पाया। शेरू और जगत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वहां से ले गए।
और फिर मुखिया जी हरी से बोले, मुझे माफ कर दो हरी, मैं अपने कर्तव्य में चूक गया। तुम्हारे स्वाभिमान ने मुझे सबक सिखाया। वैसे मैंने तुम्हारे ढाबे पर मिलने वाले खाने के बहुत चर्चे सुने हैं, तो क्या मुझे भी तुम्हारे ढाबे पे 20 रुपए की थाली मिलेगी? मुखिया जी, जरूर। आपका और सभी गांव वालों का हरी के ढाबे पर हमेशा हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के सबको पूरे मान सम्मान के साथ स्वादिष्ट भोजन परोसा जाएगा, वो भी सिर्फ 20 रुपए में। और इस तरह हरी का ढाबा फलता फूलता रहा और वो जादुई थाली बनी रही, करुणा, निष्पक्षता और उस हिम्मत का प्रतीक जो ये सपना देखती है कि कोई भी इंसान भूखे पेट न सोए। उस थाली की कीमत कभी नहीं बदली, सिर्फ 20 रुपए। ना मोल भाव, ना मजबूरी, बस सम्मान की एक छोटी सी कीमत जो किसी के जीने के रास्ते में दीवार नहीं बल्कि सहारा बन गई। अगर आपको हरी की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहें।